हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 13। मैंने आपको एल्केन ऑलरेडी पढ़ा दिया है और बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी से इजी मैं फील करा पा रहा हूँगा। बाकी आज का लेक्चर हमारा एल्कीन का रहने वाला है और एल्कीन में भी एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के बिल्कुल पीएचडी हम कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सब समझ में हमको आ जाएगा। तो करते हैं अपना आज का लेक्चर एल्कीन स्टार्ट। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे। तो अब करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। ये मैंने हेडिंग डाल दी एल्कीन, ये अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, अब देख, अब जो मैंने कल तुमको एल्कीन पढ़ाया था ना, तो एल्कीन के बाद अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो तुमको दिखेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में 2-3 पन्ने लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया था, इसलिए ये वाला टॉपिक आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो उसके बाद आपको दिखेगा एल्केन लिखा हुआ, सॉरी एल्कीन लिखा हुआ। एल्केन तो हमने पढ़ लिया, अब एल्कीन में आते हैं। ठीक है, अब देख एल्कीन के बारे में बात करते हैं। अब देख एल्कीन क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है। अब देख, मेरे को पता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ऐसे को अपन क्या बोलते थे, इनको अपन क्या बोलते थे, कैसे हाइड्रोकार्बन बोलते थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं बोल दूं क्या कि जो एल्कीन होती हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन जो लिखी हुई है एनसीईआरटी में वो मुझे क्लियर हो गई कि हालांकि इसमें क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए मैंने एल्कीन को बोल दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है इस लाइन में। ठीक है, अब देख अगर मैं फर्स्ट मेंबर बनाऊं ना एल्कीन का तो कहीं ना कहीं मुझे 2 कार्बन तो रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 कार्बन के बीच में मैंने क्या रख दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं तो उनको मुझे पूरी कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट जुड़ा हो, यहाँ पर जैसे कार्बन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन के साथ चाहे कोई भी एलिमेंट जुड़ा हो वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है। पर कार्बन की बात करें तो कार्बन पे 4 बॉन्ड लगे हुए, 1 2 3 4, हमेशा कार्बन पे 4 बॉन्ड ही लगे रहेंगे क्योंकि कार्बन क्या अपना टेट्रा वैलेंट है। ये मुझे क्लियर पता लग गया। तो यहाँ से देख कार्बन कितने हैं, 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ से अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं ना, अगर मैं एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो कार्बन अगर मैं n रखूंगा तो हाइड्रोजन का मुझे डबल करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 2n रख दे, तो यहाँ से तेरा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, तो तूने लिख दिया CnH2n। बिल्कुल सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि सर फर्स्ट मेंबर बताओ एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, जो हमने अभी बनाया चित्र C2H4। तो अपन बात करें सेकंड मेंबर का, तो सेकंड मेंबर का तेरे को यहाँ पर कार्बन की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 3 नंबर रखना पड़ेगा। तो कार्बन अगर 3 हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो ये जो तेरा C3H6 है ये तेरा सेकंड मेंबर बन जाएगा एल्कीन का। वैसे अगर थर्ड मेंबर बताऊं एल्कीन का तो C4H8 तेरा थर्ड मेंबर हो जाएगा एल्कीन का। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके तुम फोर्थ मेंबर भी निकाल सकते हो, फिफ्थ मेंबर भी निकाल सकते हो। तो ये जो पूरे मैं मेंबर आपको बता रहा हूँ ना, इस सीरीज को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और इसका जो एक मेंबर है, जैसे ये एक मेंबर मैंने पकड़ा, तो इसको अपन बोलते हैं होमोलॉग। ये मैंने आपको जीओसी जब पढ़ाया था तो वहां पर बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जितना मैंने आपको अभी तक समझाया वो सब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर जब मैंने आपको जीओसी बताया था, जीओसी जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एल्कीन्स होते हैं उनका दूसरा नाम होता है ओलिफिन्स। और जो देख कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि एल्कीन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होगा ना। तो इस डबल बॉन्ड को जो कार्बन और कार्बन के बीच में है उसको अपन बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देख किसी के बीच में भी अगर डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो गया,
कोई भी एक एलिमेंट हो गया, तो इसको अपन ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। ओलिफिनिक बॉन्ड तभी बोलेंगे जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। हमेशा हम ऐसे मत बोल देना कि कोई भी डबल बॉन्ड तुमको दिख जाए तुमने बोल दिया ओलिफिनिक बॉन्ड, ऐसा मत करना। कार्बन और कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। समझ में आ गया? कार्बन और कार्बन के बीच में ही जब डबल बॉन्ड होगा उसी डबल बॉन्ड को तुम सिर्फ ओलिफिनिक बॉन्ड बोल सकते हो। किसी भी डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड मत बोल देना। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तक तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ये अपना एल्कीन है ना, एल्कीन को अपन क्या बोल रहे हैं? ओलिफिन्स बोल रहे हैं प्यार से। तो एल्कीन को ओलिफिन्स क्यों बोल रहे हो आप? ओलिफिन्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देख, जो एल्कीन का जो पहला मेंबर है, एल्कीन का पहला मेंबर कौन है? इथीन। इसको क्या बोलेंगे अपन? इथीन बोलेंगे। इथ मतलब 2 कार्बन और ईन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोपीन। इसको क्या बोलूंगा? ब्यूटीन। अब इथीन का दूसरा नाम क्या है? इथाइलिन। ये अपना IUPAC नेम है और ये अपना जो इथाइलिन है वो अपना क्या कॉमन नेम है। ठीक है, तो इथीन हो या इथाइलिन हो एक ही बात है ये। वैसे सिमिलरली प्रोपीन हो या प्रोपाइलिन हो, ये दोनों क्या होता है? एक ही बात होते हैं। जो प्रोपीन है वो अपना IUPAC नेम है और जो अपना प्रोपाइलिन है वो अपना कॉमन नेम है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देख, जो अपना फर्स्ट मेंबर था एल्कीन का, जो ये कौन है? इथीन है। इथीन है, इथीन है। तो इथीन को जब Cl2 के साथ तूने रिएक्ट कराया ना तो एक प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट बना। तो वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट बना? ऑयली प्रोडक्ट बना, ऑयली। ठीक है, तो ऑयली प्रोडक्ट बना, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? ओलिफिन्स बोल देते हैं, ओलिफिन्स। इसीलिए जो अपना एल्कीन था ना वो अपना कहीं ना कहीं क्या था? उसको अपन बोल देते हैं ओलिफिन्स। समझ में आ गई बात? क्योंकि जब उसका क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाए ना इथीन का, तो कहीं ना कहीं क्या बन गया था? अपना ऑयली प्रोडक्ट बन गया था। ये क्या अपना इथीन है। ठीक है, तो यहां से अपन ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर एक कार्बन हुआ तो क्या वो एल्कीन का मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। क्योंकि अगर अकेला कार्बन हुआ तो इसके साथ तूने डबल बॉन्ड जब लगाया तो यहाँ भी तो तेरे को कुछ लगाना पड़ेगा ना। अकेला कार्बन है तो तू और क्या लगाएगा वहां पर? हाइड्रोजन तो नहीं लगा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड लगेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ तुमको यहाँ पर तक जितना मैंने इंट्रोडक्शन तुम्हें पढ़ाया ना ये तुम्हें समझ में आ गया। और अब तुम जब एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो तुमको मजा आ जाएगा, कोई भी छोटा सा डाउट तुम्हारे मन में नहीं आने वाला। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब देख, अब आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। और ये एनसीईआरटी में अगर तुम पढ़ोगे और कोई तुमको टीचर भी पढ़ाएगा ना तो तुमको फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है और टीचर मतलब इसको इतने डिटेल में बिल्कुल पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो हम बिल्कुल एक एक शब्द को बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं और पूरा जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देख यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन दिख रहा है तुमको? यस सर। ठीक है, और मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने तुम्हें 25 बार बता दिया, कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड हुआ तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2 होता है। कार्बन के पास अगर 2 डबल बॉन्ड हुए तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp होता है। कार्बन के पास अगर सारे सिंगल बॉन्ड हुए तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। कार्बन के पास अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp होता है। ये मैंने तुमको ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है। तो यहाँ पर देख, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बन होगा इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? सर sp2 होगा। वैसे सिमिलरली ये जो कार्बन है इसके पास भी सिर्फ एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन भी कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो स्ट्रक्चर बन रखा था ये क्या है? इथीन है ना, इथीन। 2 कार्बन का एल्कीन, इथीन। तो इथीन में जो कार्बन है उनके हाइब्रिडेशन कितने हैं? sp2 है, क्योंकि बीच में एक ही डबल बॉन्ड है अपना। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब देख, तो मैंने आपको पहले ये भी बताया था, देख, एक अपना सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चाहे सिंगल बॉन्ड की बात करें या डबल बॉन्ड की बात करें या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, सबके पास एक सिग्मा तो प्रेजेंट होता ही है। तो इसमें एक ही बॉन्ड था, वही अपना सिग्मा हो गया। इसमें 2 बॉन्ड थे, एक सिग्मा हो गया, तो जो दूसरा बॉन्ड बचा वो अपना क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। इसमें 3 बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा हो गया, तो बचे जो 2 वो अपने क्या हो गए? पाई बॉन्ड हो गए। तो जो अपना डबल बॉन्ड है उसके पास एक पाई बॉन्ड होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर अपन एल्कीन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अपन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? सर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये मेरे को बताने वाला था आपको, अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो यहाँ पर देख, ये अपना डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो उसके पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। मान लो ये डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। ठीक है, तो मान लो जो ये रेड वाला है वो अपना पाई बॉन्ड है और जो नीचे
ये जो ब्लू वाला है वो अपना सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देख कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, एक उसमें से सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना सर, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा मतलब SIGA में, तो S से सिग्मा और S से अपना स्ट्रॉन्ग। तो जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है वो अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है ना वो अपने कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं सर, वीक बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन की बात कर रहे हैं अपन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसमें एक, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। पर जो एक पाई बॉन्ड होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वीक होगा। समझ में आ गई बात। अब कोई स्ट्रॉन्ग है, कुछ चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए तुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए तुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। मतलब बॉन्ड एनर्जी तेरी क्या होने वाली है, सिग्मा के लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है वो अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी। और एनसीईआरटी बोलती है कि कितनी होगी सर, 397 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए 397 किलो जूल होगी। वहीं अगर मैं बात करूं जो इसमें एक पाई बॉन्ड था वो वीक बॉन्ड है, तो वीक के लिए कहीं ना कहीं कम एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर कम होगी। और कितनी होगी सर, 284 किलो जूल पर मोल। ये एनसीईआरटी का डाटा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से शायद क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के डाटे से, पर तुमको एनसीईआरटी का एक एक शब्द पता होना चाहिए। तुम अगर ये डाटा भी याद करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो सर मतलब आपने बोला कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, तो उस जो डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है ना कार्बन कार्बन के बीच में, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सर आपने बताया जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, और आपने बताया जो पाई बॉन्ड होता है ना वो कहीं ना कहीं वीक होता है, तो वीक होगा तो कम एनर्जी दूंगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी पाई बॉन्ड की क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया बात, ये आपने बता दिया। ठीक है, अब देख, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। दो टाइप की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये एक है और इसके ऊपर में दूसरा हाथ मैंने रख दिया, तो एक के ऊपर एक चढ़ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, हालांकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तब जाके अपन बिल्कुल डिटेल में ये ओवरलैपिंग का जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पर जितना यूज आ रहा है मैं आपको उतना बता देता हूँ। ठीक है, तो दो टाइप की आपकी ओवरलैपिंग होती है। एक हो गई आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक सेकंड, एक हो गई आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मतलब खोपड़ी से खोपड़ी की ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, इसको अपन दूसरे नाम बोल सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, इसका दूसरा नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो पहली ओवरलैपिंग कौन है सर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग पढ़ने से पहले अपन कुछ शेप पढ़ लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर एस है, एस ऑर्बिटल है, तो उसका जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकल शेप। कैसे होगा, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल मतलब गोला। ठीक है, अगर पी है तो पी का जो शेप होता है वो होता है डंबल शेप। क्या होता है सर, डंबल शेप होता है। जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में हम ऐसे उठाते हैं ना, इनको बोलते हैं डंबल, ऐसे बॉडी बनाने के लिए। तो ये भी देख इसी शेप का नहीं लग रहा, ये भी इसी शेप का नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं जो पी का जो शेप होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डंबल शेप होता है। वहीं अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, तो जो डी होता है ना उसकी जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल। यहाँ पर दो डंबल मिल गए। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि जो एस होता है उसका स्पेरिकल शेप होता है, पी का डंबल शेप होता है, और डी का कहीं ना कहीं क्या होता है, डबल डंबल शेप होता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल आपको देके चल रहा हूँ। ये अपना एस है, ये अपना एस ऑर्बिटल, इधर से भी एस आया अपना, तो एस और एस का शेप क्या है, और स्पेरिकल है, और एस का शेप क्या है, स्पेरिकल है, और स्पेरिकल मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा बन जाएगा ना। जो ओवरलैपिंग होगी वो ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी सर। वहीं अगर मैं एस और पी की ओवरलैपिंग कराऊं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, देख ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है सर, वहीं अगर मैं पी और पी की ओवरलैपिंग कराऊं तो देख ऐसा हो जाएगा, यूं। ठीक है, तो ये अपन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर हो रही है अपनी एक्सेल ओवरलैपिंग। ये देख कॉमन एक्सिस है, देख यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है बीच में, देख ये देखिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये कहीं ना कहीं अपना क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है सर, ये सिग्मा बॉन्ड। ये क्या होता है सर, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गई बात। तो आज के बाद क्लियर हो गया कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, यानी अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो सर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये मैंने लिख दिया सर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग यानी एक्सियल ओवरलैपिंग में सर सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ में आ गई बात, ठीक है।
समझ में आ गई? ठीक है सर। अब देख, अब दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। अभी तो हेड टू हेड हो रही थी, अब साइडवेज होगी, मतलब किनारे से अब होगी। जैसे ये अपना पी ऑर्बिटल है, तो ये अपना पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तब देख ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। अब देखिए दो जगह पर टच हो रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड बन गया। क्या बन गया सर? पाई बॉन्ड बन गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां पर मेरा क्लियर हो गया कि सर जब अपनी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, यानी जब अपनी लेटरल ओवरलैपिंग होगी, तब अपना पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है सर? पाई बॉन्ड बनता है। तो ये क्लियर है अपने दिमाग में कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब कहीं ना कहीं लेटरल ओवरलैपिंग होगी, यानी अपनी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और ये बात मुझे पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है सर, और जो पाई बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं वीक बॉन्ड है सर, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, और एनसीईआरटी में ये इसका डाटा भी दे रखा है। अगर इसको आप याद भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देख, हम तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? एल्कीन पढ़ रहे हैं। ये मैंने एक एल्कीन ले लिया, सबसे छोटा एल्कीन कौन सा है सर? एथीन है। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यस सर। ठीक है, अब देख, तो ये बीच में जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक अपना पाई बॉन्ड होगा। तो मुझे पता लग गया, अब अपना लड़का जानता है कि अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये ऑब्वियसली कहां से बना होगा सर? ये बना होगा फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड बना अगर, तो सिग्मा बॉन्ड कहीं से बना होगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना होगा। और अगर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा सर? अपना लड़का जानता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग से, फॉर्म्ड बाई लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग का दूसरा नाम क्या है? साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल बच्चे की तरह अपन समझ रहे हैं, कोई भी एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है उसके एक एक शब्द को डिकोड करते हुए चल रहे हैं, और बिल्कुल 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 आसान भाषा में। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ। ये हालांकि मैं डिटेल में कहाँ पे पढ़ाऊंगा, आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, पर यहाँ पर जितना यूज आ रहा है मैं आपको उतना पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अपना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में तुझे एक गाना याद करना है, 100 सप सप सडप सडप सफ डप सफ डप। 100 सप सप सडप सडप सफ डप सफ डप। समझ में आ गई बात? ठीक है, हमको पता है टोटल कितने, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने पीरियड होते हैं सर? उसमें टोटल 7 पीरियड होते हैं। तो ये जो आगे n लिखा हुआ है मैंने, ये कहीं ना कहीं क्या शो करता है? पीरियड का नंबर शो करता है। आगे जाके आप जानोगे कि ये जो n होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखना, जो आगे का स्मॉल n है ना कहीं वो अपना क्या बताता है? पीरियड का नंबर बताता है। ठीक है, टोटल 7 पीरियड है, तो टोटल मैंने 7 नंबर रख दिए। गाना मुझे याद है, 100 सप सप सडप सडप सफ डप सफ डप। ठीक है सर, अब देख, ये बात अपनी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देख, जो अपना S होता है ना, S P D F, तो जो अपना S होता है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट जो S ब्लॉक में आता होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके पास कहीं ना कहीं एक ऑर्बिटल होगा, मतलब उसके पास एक कमरा है, उसके पास सिर्फ एक कमरा होता है। ठीक है, कोई अगर P ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसके पास कहीं ना कहीं कितने कमरे होंगे? उसके पास 3 कमरे होंगे, यानी 3 ऑर्बिटल होंगे उसके पास। जो D ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा उसके पास 5 कमरे होंगे, मतलब उसके पास 5 ऑर्बिटल होंगे। कोई F ब्लॉक का कहीं ना कहीं क्या है? एलिमेंट है ना, तो उसके पास अपने कहीं ना कहीं 7 कमरे होंगे। 7 कमरे मतलब 7 ऑर्बिटल होंगे। पर हमेशा याद रखना, जो एक कमरा होता है ना, एक कमरा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना S है, तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कमरा है। ठीक है, P के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। D के पास कितने आ सकते हैं सर? 10 आ सकते हैं। और F के पास मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास 7 कमरे हैं। और एक कमरे में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देख, अब मैं कभी भी बात करूंगा कि जैसे मैं बात करूंगा ये S है, ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा ये P है, जैसे मैं बात करूंगा ये P है, जैसे मैं बात करूंगा ये S है। ठीक है, तो अगर मैं इस S की बात कर रहा हूं ना,
तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा मैं 2s। कौन सा एस है ये, 2s है। तो देख जब मैं s का नाम लिखता हूं तो जो आगे n लिखा हुआ है वही नंबर मुझे यूज करना है। तो जैसे मैं इस s का यूज लिखूंगा तो इसका क्या बोलूंगा मैं 3s बोलूंगा, इस s को क्या बोलूंगा 3s बोलूंगा। ठीक है, मैं अगर इस s की बात करूं तो इस s को मैं क्या बोलूंगा सर, इसको 5s बोलूंगा। मतलब जो आगे नंबर लिखा होता है ना वही इसका नाम होता है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली जैसे मैंने s का आपको बताया ऐसा ही सेम टू सेम p का भी होता है। मतलब जो आगे n लिखा हुआ है वही इसका नामकरण का नाम होता है। मतलब इसका नामकरण वैसे ही करना है, जैसे इस p का नामकरण करना है तो आगे नंबर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तो 2p है इसका नंबर। इसका नाम क्या है सर, 2p बोलूंगा इसको। इस p को क्या बोलूंगा सर, 3p बोलूंगा। इस p को क्या बोलूंगा सर, इसको 5p बोलूंगा। इस p को क्या बोलूंगा सर, इसको 7p बोलूंगा। इस s को क्या बोलूंगा सर, इसको 6s बोलूंगा। तो s के आगे जो नंबर लिखा होता है या फिर p के आगे जो नंबर लिखा होता है पीरियड का नंबर, वही उनका नामकरण होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट आपको नहीं है। अब बात आती है किसकी, डी और एफ की। अब बात आती है किसकी, डी और एफ की। ठीक है सर, अब देख अब बात करते हैं डी और एफ की। तो जब डी का मुझे नामकरण करना है, जैसे इस डी का नामकरण करना है तो अभी तो मैं क्या कर लिखता कि 5d लिख देता इसको, पर ऐसा नहीं करना मुझे। ये जो मैंने लिखा ये सही है, पर ये सिर्फ एस और पी के लिए सही है। पर जब मैं डी की बात करूंगा तो जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना पीरियड का, उसमें से एक मुझे माइनस करना है। तो इसका जो नाम है, जो ये डी है, इसका नाम मैं क्या लिखूंगा सर, 4d लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 4d लिखूंगा। इस डी का नाम मैं क्या लिखूंगा सर, 5d लिखूंगा। इस डी का नाम क्या लिखूंगा सर, मैं 6d लिखूंगा। इसमें से एक माइनस करना है, पीरियड के नंबर में से एक माइनस करना है। समझ में आ गई बात? इस डी का नाम मैं क्या लिखूंगा सर, इसका नाम लिखूंगा 3d। तो डी का मतलब समझ में आ गया। तो डी में अपने को क्या करना पड़ता है, एक माइनस करना पड़ता है एन में से। ठीक है, और एफ की अपन बात करें तो एफ में ना अपने को 2 माइनस करना पड़ता है। एफ में ना अपने को 2 माइनस करना पड़ता है, ये देख। तो जैसे मुझे इस एफ का नाम लिखना है तो इसका मैं लिखूंगा 6 - 2 4, इसको लिखूंगा मैं 4f। इस एफ को मैं बोलूंगा 7 - 2 5, तो इसको लिखूंगा 5f। तो जो पीरियड का नंबर है, जो स्मॉल एन है, उसमें से मुझे 2 माइनस करना है, तब जाके मेरा जो एफ है ना उसका नामकरण सही होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई ना तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तैयार हो। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तैयार हो। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, छोटे मोटे बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं, वो अपन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे। अभी अपन जितना अपने को यूज आ रहा है उतना ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देख जैसे कार्बन है, इसमें एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं। मैंने मोल कंसेप्ट में आपको बताया था, जो नीचे लिखे होते हैं ना, जो एटॉमिक नंबर अपना होता है वो अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देख तो जैसे इसमें मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो देख सबसे पहले क्या है, एस है, और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। ये देख एस के पास मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, और इस एस का नाम क्या है, 1s है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1s2, फिर उसके बाद क्या आता है 2s, और s में मैक्सिमम कितने भर सकता है, 2 भर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2। टोटल मुझे कितने भरने हैं, 6 भरने हैं। टोटल अभी तक मैंने कितने भर दिए, 4 भर दिए। अब मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अब मैं यहाँ पे भरूंगा। इसका नाम क्या है सर, 2p बोलूंगा इसको। तो 2p और कितने भरने हैं, अब सिर्फ 2 भरने हैं। हालांकि p के पास तो 6 होते हैं, पर यहाँ पर 6 मत लिख देना, यहाँ पर 6 मत लिख देना, अपने को इतने ही भरने हैं जितना चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2p2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, बिल्कुल सिंपल है। अब तुम ऑक्सीजन की अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ठीक है, तुम अगर काउंट करोगे 2 और 2 4 और 4 8, ये देख मैच हो गया। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो 1s2 2s2 2p3, 2 और 2 4 और 3 7। समझ में आ गया? बिल्कुल सही है, यस सर, यस सर, मुझे समझ में आ गया। अब तुमको स्कैंडियम 21 का लिखना है। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है। तो देख 1s2 2s2 2p में मैक्सिमम कितना भर सकता है, 6 भर सकता है। तो 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2, क्या आएगा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p6, क्या आएगा सर 3p6, उसके बाद क्या आएगा 4s2, क्या आएगा 4s2, और 4s2 के बाद क्या आएगा 3d,
अब इसको मैं 3D क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डी में मैं जो n लिखा होता है उससे 1 माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, तो 4 - 1 3 बोलना पड़ेगा मुझे, इसको बोलूंगा 3D। अब देख कितने हुए टोटल, मुझे 21 चाहिए थे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, और यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा। तो अब मेरा ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया स्कैंडियम 21 का। तो आज के बाद तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो, अगर तुमको ये गाना याद है, अगर तुमको ये गाना याद है और ये 2 बातें पता हैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, ये मैं क्या आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं? नहीं सर, 1 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूं। तो क्या मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं? नहीं सर, आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा था, ताकि जो अपने को आगे पढ़ना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देख, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। ये लिखा हुआ है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है सर? 6 है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, ठीक है। अब देख, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं कैसे लिखूंगा? 1s2 2s2 2p2, ये मैंने अभी ऊपर आपको समझा दिया, ठीक है। अब इनको मुझे देख कैसे लिखना है। ये s है, तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। ये s है, s में एक ही कमरा होता है। p है, p में 3 कमरे होते हैं, 3 कमरे बना दिए। समझ में आ गई? ठीक है। अब जो पहला s है ना, ये वाला s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने लिख दिया देख, 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? ठीक है। अब जो दूसरा s है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने लिख दिया देख, दोनों इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब जो p बचा हुआ है ना, p के पास 3 कमरे हैं, पर उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ना कहीं एक ही कमरे में 2 बच्चे रहे, अच्छी बात है क्या? नहीं सर, अलग अलग में रह लो, क्योंकि रूम खाली है, तुम्हारे पास रूम खाली है तो तुम अलग अलग में रखो, ऐसे रखोगे तुम, ठीक है। तो ये मैंने ग्राउंड स्टेट में, ये जो अपने मैंने लिखा है ना अभी, ये लिखा है मैंने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट में, ये अपना एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देख, इसमें एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है ना, अब देख, जैसे देख, ये आगे नंबर लिखा हुआ है, इसके 1 लिखा हुआ है, नंबर आगे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इसमें भी 2 लिखा हुआ है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है, ठीक है। तो ये मतलब इसको बोलते हैं अपन वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं अपन? वैलेंस, इसको अपन बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? वैलेंस सेल होता है। जैसे स्कैंडियम की बात करें, सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा हुआ है? 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये अपना क्या है? वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा केस है कार्बन 6 का, वहां पर वैलेंस सेल अपने ये है, ठीक है। तो वैलेंस सेल में क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पर एक कमरा खाली है, तो यहाँ पर ये जो दो एक ही कमरे में रह रहे थे, तो यहाँ पर ना ये जंप करके इस कमरे में चला जाता है। समझ में आ गया बात? क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे, बिल्कुल अच्छे से नहीं रह पा रहे होंगे, तो एक यहाँ से कूद के वहां पर उसने देखा कि कमरा खाली है, तो वहां पर चला जाता है। तो ये ऐसा हो जाता है, देख यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये वैलेंस सेल में नहीं था। अब पर यहाँ पर देख, एक चला गया, इधर चला गया, एक इधर चला गया, बाकी ये तो पहले से थे ही ऐसे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ठीक है। तो ये मैंने एक्साइटेड स्टेट में बना दिया, ये मैंने एक्साइटेड स्टेट में बना दिया, ठीक है। अब देख, ये जो अपने पी के ऑर्बिटल है ना, पी के कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के पास, ठीक है। तो इनका अगर मैं नाम करूँ ना, तो इसको अपन बोलते हैं px, इसको बोलते हैं अपन py, और इसको बोलते हैं अपन pz। इसको बोलते हैं px, py और pz। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देख, जैसे मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? इथीन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इथीन की बात कर रहा हूँ। इथीन मतलब C2H4, ये अपना क्या है? इथीन है, ठीक है। तो जैसे मैं इथीन की बात करता हूं ना, तो यहां पर जो कार्बन है वो कौन से स्टेट में है? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में? sp2 में है। किस में सर? sp2 में है, ठीक है। मतलब एक s और 2 p, ठीक है। अब ये px py भी हो सकते हैं, py pz भी हो सकते हैं, px pz भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये px और py है,
ये पी एक्स और पी वाई है, ठीक है। मतलब जो अपना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है, जो अपने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है, एक तो वो ये वाला डब्बा है और एक वो कहीं ना कहीं ये और ये वाला है, ठीक है। ये और ये वाला है, समझ में आ गया बात। क्योंकि अपना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है कार्बन में, sp2 है, मतलब एक अपना s है और दो अपने क्या है, p है, p के ऑर्बिटल है। तो देख एक ये s वाला और दो ये p वाले लगा दिए मैंने, ठीक है। समझ में आ गया बात। ये अपन कौन सी स्टेट में लिख रहे हैं, हाइब्रिड स्टेट में लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि कितने हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कितने हैं सर, 3 है, एक s है और दो के अपने p है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, समझ में आई। तो तो ये अपने क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अरे ये अकेला बचा हुआ है, अभी एक अकेला बचा हुआ है सर, इसका तो काम ही नहीं आया, ठीक है। मतलब ये अपना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा सर ये अपना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा। ये वाला जो है, ये अपना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा। मतलब इसको अपन बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या फिर इसको अपन बोलते हैं प्योर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, प्योर ऑर्बिटल। और हालांकि ये p वाला है तो मैं बोल सकता हूं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल। कितना सिंपल है यार। जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं वो अपने क्या हो गए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा वो अपना क्या हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या फिर प्योर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये अपने क्या है, और ये वाले क्या है, अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ में आ गई बात। हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कितने हैं सर, 3 है। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हाइब्रिड स्टेट हो गया। पहले मैंने ग्राउंड स्टेट देखा, फिर मैंने एक्साइटेड स्टेट देखा, फिर मैंने हाइब्रिड स्टेट देख लिया, ठीक है। हाइब्रिड स्टेट देख लिया, ठीक है। तो ये अपना समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख अब एक बात ध्यान रखना, जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड बनाते हैं सर, वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। याद रखना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, यानी जो अपने प्योर ऑर्बिटल होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये वाले मतलब ये वाला अपना पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये जो 3 है ये अपने क्या बनाने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अपने प्योर ऑर्बिटल होते हैं या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो अपने कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये ध्यान रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देख, मुझे क्या पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास कितने हैं सर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेरे पास, ठीक है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और sp2 को क्या बोलते हैं अपन, ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं ना। और इसका शेप कैसा बनता था, ऐसा बनता था, नहीं बनता था। तो देख ऐसे मैंने बना दिया, एक यूं बना दिया और एक यूं बना दिया, ऐसे तो बनाएंगे अपन। समझ में आ गई बात। ये देख अपने पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसको अपन ऐसे बनाते हैं, देख एक लोब बड़ा होता है और एक लोब क्या होता है, छोटा होता है। एक लोब क्या होता है, इसका बड़ा होता है और एक लोब छोटा सा होता है। एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा सा होता है। एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा सा होता है। ये 3 क्या है मेरे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2, ठीक है। और ये किस में है, ये किस में है, sp2 है, तो ट्राइगोनल प्लानर होंगे, ठीक है। तो ये देख, ये मैंने बना दिया ट्राइगोनल प्लानर, यही तो बनाया मैंने, ये ट्राइगोनल प्लानर। एक देख छोटा वाला है, जैसे ये मैंने बनाया तो इसके पीछे का छोटा सा ये बना दिया पीछे। 2 लोब होते हैं ना, तो जो एक लोब होता है ये छोटा होता है, एक लोब बड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत किताबों में आपको ये छोटा वाला नहीं दिखाते, सिर्फ बड़ा वाला ही दिखाते हैं, ठीक है। पर एनसीईआरटी में दिखा रखा है तो मैं भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना क्या है सर, ये अपना क्या है, ट्राइगोनल प्लानर है, ठीक है। sp2 ऑर्बिटल के मैंने तीनों कहीं ना कहीं बना दिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। और sp2 ऑर्बिटल है, sp2 है कहीं ना कहीं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा सर, 120 डिग्री। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 120 डिग्री। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा सर। कोई दिक्कत है, ये अपने को पता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल तो होता ही है, ठीक है। ये तो मैंने इस वाले sp2 के लिए बनाया। अब यहाँ पर भी तो sp2 है, तो इसके लिए भी मैंने वैसा ही बना दिया। देख बीच में कार्बन है, ये तीनों अपने लगा दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देख
तो ये जो तीनों मैंने बना रखे हैं ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो ये है, ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों एक ही प्लेन में, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, तीनों सर एक ही प्लेन में है। मतलब कॉपी के प्लेन में समझ लो, जो हम कॉपी में लिख रहे हैं ना उसी प्लेन में है तीनों, ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, अब देख यहां पर देख, अरे यार यहां पर देख, यहां पर देख, यहां पर कौन सा कोलिजन हो रहा है, सॉरी यहां पर कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये कौन से ऑर्बिटल है, ये तो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ये कौन सा ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। हमको पता है सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता था, सिग्मा बॉन्ड बनता था। और यहाँ पर मैंने ये भी तो पढ़ाया आपको कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो पढ़ रहे हैं अपन, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो पढ़ रहे हैं। अभी हमने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास एक पढ़ा हुआ है ना अकेला, ये हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। तो अब अपन इसको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, अब मूवी में, अब पिक्चर में इसको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं अपन, ठीक है। अब पिक्चर में इसको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अब देख, अभी तक तो ये sp2 है, ये जो कार्बन है, इसके जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, तो कहीं ना कहीं ये तो कहीं ना कहीं क्या है, सेम प्लेन में है। इसके भी तीनों सेम प्लेन में है। यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये कहानी अपने को पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, जो ये अपना अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचा हुआ था, उसका वो कैसे होता है। तो वो देख, इनके ना परपेंडिकुलर अरेंज होता है। कैसे होता है, परपेंडिकुलर, यूं परपेंडिकुलर। इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूं। ये अपना क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर है। मान लो ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये प्लेन के ऊपर एक लोब इसका और एक लोब प्लेन के नीचे, और इसके दोनों लोब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने ये ब्लू कलर से बता रखा है ना, ये जो मैंने आसमानी कलर से बता रखा है, ये क्या है, अपना अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, और ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक इस वाले कार्बन में प्रेजेंट है और एक इस वाले कार्बन में प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन में। समझ में आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख और यहाँ पर देख, ये दो जगह पे यहाँ पर ये बॉन्ड बना दिया इन्होंने। तो ये क्या बनाते हैं, अपने पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पर। तो ये तो मुझे पहले से ही पता है कि जो देख अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। ये तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो थे, तो पाई बॉन्ड ही तो बनाएंगे। और ये भी मुझे पता है, देख यहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग होगी, मतलब दो जगह से ये टच होने वाले हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है सर, पाई बॉन्ड बनने वाला है। कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, पाई बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो ये बात मुझे पहले से क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कंक्लूजन निकालूं तो बस इतना सा कंक्लूजन है ना, कि कहीं ना कहीं अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ये कंक्लूजन है कि अगर कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अपने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अपना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर रहता है, और वो क्या बनाता है, अपना पाई बॉन्ड बनाता है। समझ में आ गई, इतनी सी बात थी, ठीक है, इतनी सी बात थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन जेईई मेंस में मतलब पूछा जाते हैं, ठीक है। हालांकि नीट में ये कभी पूछा नहीं गया है, पर ये जेईई मेंस में पूछा जाता है। तो मैंने इसको बता देता हूं मैं, द रेशियो ऑफ प्योर ऑर्बिटल मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्योर ऑर्बिटल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल का रेशियो बताओ, किसमें, इथाइलिन में बताओ, किसमें बताओ, इथाइलिन में, ठीक है। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं इथेन मतलब ये यही तो हुआ इथेन, ये इथेन है अपने पास। मान लो इसमें अपने को क्या निकालना है, एक तो अपने प्योर ऑर्बिटल निकालने हैं और एक अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने हैं। तो इसमें देख कितना सिंपल तरीका है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ये कार्बन है अपना, ये क्या है अपना, sp3 है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। ये अपना कहीं ना कहीं क्या है, ये भी sp3 है।
अब देख एक ऐसा है और 3, ये जो हाइब्रिडेशन आया है ना, इसमें एक ऐसा है और 3 पी है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इसमें देख एक ऐसा और 3 पी है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो अपने टोटल 8 ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं सर, 8 हैं। अब हम बात करते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की, यानी अपन बात करते हैं किसकी, प्योर ऑर्बिटल्स की। तो प्योर ऑर्बिटल्स को निकालने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। प्योर ऑर्बिटल्स को कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। जो अपने को कंपाउंड दे रखा हो ना, उसमें कार्बन के अलावा जितने भी एटम्स बचे उनको लिखना है। तो यहाँ पर देख, जैसे ये इथेन दे रखा है अपने को, तो कार्बन छोड़ टोटल कितने एटम्स बचे, 3 और 3 6 बच गए। तो ये मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू पाई बॉन्ड, तो 6 प्लस, यहाँ पर तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तो होगा नहीं, प्लस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर कितना हो गया सर, 6 हो गया। तो जो अपने प्योर ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्वेश्चन अपने को पूछा हुआ था कि प्योर ऑर्बिटल का रेशियो बताओ, प्योर ऑर्बिटल अपॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब रेशियो बताओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, 6:8 हो जाएगा, मतलब 2 से इसको डिवाइड करेगा तो 3:4 तेरा आंसर आ जाएगा। पर ये किसकी बात कर रहे हैं अपन ने, इथेन की बात करी अपन ने, ठीक है। पर क्वेश्चन अपने को दे रखा था किसका, इथीन का। तो इथीन में भी देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C है, H किया मैंने इधर, एक H इधर किया, एक H इधर किया। अब तो तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो तुमको आ ही जाएगा। अब देख ये जो कार्बन है सर, ये क्या है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो कार्बन है सर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल यूज किए जा रहे हैं सर, 3 हो गए। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं सर, 3 हो गए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए सर, 3 और 3 6 हो गए। अब हम बात करते हैं प्योर ऑर्बिटल की। तो प्योर ऑर्बिटल निकालना है, ठीक है। टोटल कितने बचे, अब कार्बन के अलावा जितने भी बचे हुए एटम, टोटल कितने हैं, 4 हैं, प्लस 2 इंटू पाई बॉन्ड, तो क्या हो गया, 4 प्लस 2 इंटू पाई बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 4 प्लस 2, ये कितना हो गया सर, 6 हो गया, ठीक है। तो प्योर ऑर्बिटल भी कितने आ गए, 6 आ गए, और अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने आ गए, 6 आ गए। तो वहां पर क्वेश्चन अपने को पूछा हुआ था प्योर ऑर्बिटल रेशियो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 6:6, तो 1:1 कितना आ गया सर, 1:1 आ गया। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। मैंने कितना सिंपल तरीका आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कितना मुश्किल भी कंपाउंड आ जाए, आप उसको आराम से उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हो और उसमें प्योर ऑर्बिटल निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान ले आपके पास क्वेश्चन आ गया बेंजीन में बताओ, किसमें बताओ, बेंजीन में बताओ सर, बेंजीन में बताओ। तो मैंने बेंजीन बना दिया, ये मैंने बेंजीन बनाया, यूं। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, एक ऊपर है और 2 ऐसे हैं, 3 बॉन्ड, मतलब इसके हर कार्बन के पास एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ऐसी तो होता है बेंजीन। ये अपना क्या है, बेंजीन है सर, ये अपना क्या है, बेंजीन है, ठीक है। ये तो अपने को पता है। तो इसमें तू क्या निकाल, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल। ये जो कार्बन है, ये इसके पास एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये अपना क्या होगा, sp2 होगा। वैसे ये कार्बन भी क्या होगा, sp2 होगा। वैसे ये कार्बन भी क्या होगा, sp2 होगा। वैसे ये कार्बन भी क्या होगा सर, sp2 होगा। वैसे ये कार्बन भी क्या होगा, sp2 होगा। और वैसे ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया। तो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए सर, 3 6 जा 18, कितने हो गए सर, 18 अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। अब मुझे प्योर ऑर्बिटल्स निकालना है। अब देख कार्बन के अलावा कितने एटम्स बचे, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 एटम्स बचे, हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं, ठीक है। 6 हाइड्रोजन बचे हैं। कार्बन के अलावा देखना है अपने को, कार्बन काउंट नहीं करने। तो 6 प्लस 2 इंटू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने होंगे इसमें, 3 डबल बॉन्ड है, और हर एक डबल बॉन्ड के पास एक पाई बॉन्ड होता है, मतलब 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो 6 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब मुझे प्योर ऑर्बिटल रेशियो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना होता, तो मैं क्या निकालता, 12:18। इसको अब तू 6 से डिवाइड कर, 2 जा और 6 3 जा 18, तो ये आ जाता तेरा 2:3। कितना सिंपल है, मतलब कोई भी कंपाउंड तेरे पास आ जाए ना, और तुझे अगर कंसेप्ट पता है तो तू आराम से निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे खेलना आना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया।
अब अगला देख, अब अगला देख, अब अगला देख। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखी है। मतलब हम सारा कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का एक हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, ये देख, ये अपना क्या दिखा रखा है इन्होंने, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, यानी प्योर पी ऑर्बिटल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पर ये इन तीनों के क्या है, इन तीनों का क्या है, ये तीनों तो एक प्लेन में थे, इसके तो क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, पर ये वाला और ये अपना जो दूसरा पी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। ये और ये एक दूसरे के तो पैरेलल है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये देख, ये ऐसा मुड़ा और ये भी ऐसा मुड़ा, तो ये देखिए ऐसा हो गया, ये भी ऐसा टेढ़ा हुआ, ये भी ऐसा टेढ़ा हुआ, तो ये ऐसा बन गया देख। तो इसको अपन बोलते हैं पाई क्लाउड। क्या बोलते हैं इसको अपन? पाई क्लाउड। पाई क्लाउड क्या बोलते हैं अपन? पाई क्लाउड, पाई क्लाउड। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई क्लाउड होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, दो बात ध्यान रखना, जो पाई क्लाउड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो क्या होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, लूजली, बिल्कुल लूज, ढीले ढाले अरेंज होते हैं वहां पर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब ये अपना क्या है, इथीन है, ये अपना क्या, इथीन है, मतलब ये एल्कीन है, सबसे छोटा मेंबर ऑफ एल्कीन, इथीन। ठीक है, 2 कार्बन का एल्कीन। ठीक है, अब देख सर, ये जो कार्बन था ये तो sp2 था, ये कार्बन भी sp2 था। ठीक है, अब sp2 हुआ, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लानर, ये वाला। तो ये जो तीनों एंगल होते थे ये तो सर 120 डिग्री होते थे, आपने मेरे को जीओसी में भी पढ़ाया था। ये तो क्या होते हैं सर, 120 डिग्री होते हैं, 120 डिग्री का होता है ये कब, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो ये 120 डिग्री का होता है। ठीक है, पर यहाँ पर ये अलग क्यों दे रखा है, यहाँ पर ये अलग क्यों दे रखा है, ये तीनों तो, ये तो सारे कहीं ना कहीं 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ये चेंज क्यों हो गया? तो यहाँ पर देख, इसको अपन कैसे समझाते हैं, विस्पर थ्योरी से। मैं आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक विस्पर थ्योरी आती है, वैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ठीक है, तो वहां पर एक थ्योरी आती है विस्पर थ्योरी। ठीक है, उससे अपन इसको समझाते हैं, पर यहाँ पर अपन जल्दी से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, देखिए अपने को क्या है, मान ले ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें से मान ले जो ऊपर वाला है ना वो अपना क्या है सर, पाई बॉन्ड है। जो ऊपर वाला है ये अपना क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, अभी मैंने आपको नीचे बताया, पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, पाई बॉन्ड बना होगा कि जब अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, उनसे ही तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो मेरे को पता है कि जो पाई बॉन्ड बना होगा ना वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से तो बना है, वो तो मुझे पता है सर। ठीक है, और पाई बॉन्ड क्या होता है अपना, उसमें मुझे पता है क्या बन जाता है, पाई क्लाउड बन जाता है। और पाई क्लाउड के बारे में 2 बातें मैंने आपको बताई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मान लो ये अपना पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर पाई क्लाउड बना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तेरी ज्यादा हो गई, और यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, जिसके कारण जो ये CH बॉन्ड है ना, ये थोड़ा रिपल्सन के कारण नीचे चला जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। तो ये CH बॉन्ड अगर नीचे खिसका तो कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बढ़ नहीं जाएगा क्या, ये बढ़ नहीं जाएगा क्या, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो ये 120 डिग्री होना था, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, ये 121.7 डिग्री हो गया। अब देख, ये CH बॉन्ड ये इधर हुआ, तो कहीं ना कहीं ये वाला बॉन्ड एंगल अब कम नहीं हो जाएगा क्या, ये 120 डिग्री होना था, ये 116 डिग्री हो गया, देख कम हो गया। समझ में आ गई बात? तो इसको तुम वैल्यू तुम इसको याद कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन आ जाएगा ना ये नीट में, तो कहीं ना कहीं तुम बिल्कुल इसको कर जाओगे क्वेश्चन, जहाँ पे बहुत बच्चे फंस जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। मैंने इसको समझा दिया आपको। यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल बढ़ क्यों गया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, क्योंकि ये मान लो ये पाई बॉन्ड है तेरा, तो यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या लूजली अरेंज्ड है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन के कारण उसने जो CH बॉन्ड है उसको धक्का मारा, तो ये जो बॉन्ड होगा बढ़ नहीं जाएगा, बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा बढ़ नहीं जाएगा, और ये वाला बॉन्ड एंगल अगर बढ़ गया तो ये वाला घट नहीं जाएगा क्या, ये वाला घट नहीं जाएगा क्या, घट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कॉमन बातें हैं। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है सर, 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है,
तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 134 पिकोमीटर होगी। फिर आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 120 पिकोमीटर। तो मतलब जब मैं सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहा हूँ ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो कहीं ना कहीं अपन बात करें कि जो बॉन्ड लेंथ है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, घट रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है सर, घट रही है। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की, ये जो एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, जो एल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, ध्यान रखना कितनी होती है, 110 पिकोमीटर होती है। एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है। यहाँ पर तुम देखोगे ना, ये डायग्राम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 110 पिकोमीटर होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है, 134 पिकोमीटर। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है, 120 पिकोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है, अब देख, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है सर। ठीक है सर, ठीक है। अब देख, जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इतने सारे बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसको तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी। और जो तीन बॉन्ड लगे हुए हैं, तो स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है कि नहीं, स्ट्रेंथ ज्यादा है कि नहीं, ताकत ज्यादा नहीं है इसके पास, तो इसकी देख बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए भी अपने को ज्यादा कहीं ना कहीं एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर सर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, आराम से मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी और बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, फिर होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, फिर होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की। ठीक है, पर अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो अभी मैंने ऊपर देखा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड का होता है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का होता है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो अपना क्या आ जाएगा, ये वाला सीन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अब देख, अब मैंने जो आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था, एल्केन। और एल्केन में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि सर एल्केन क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होता है सर, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब देख, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टिविटी अगर बढ़ गई तो स्टेबिलिटी मतलब बहुत कम है, और रिएक्टिविटी अगर बहुत कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो एल्केन अगर लीस्ट स्टेबल है, एल्केन अगर लीस्ट रिएक्टिव है, इसका मतलब ये भी तो बोल सकता हूँ एल्केन मोस्ट स्टेबल है। एल्केन क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, एल्केन अपने क्या मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्केन एल्केन से कम स्टेबल क्यों होते हैं, एल्केन से कम स्टेबल क्यों होते हैं, मतलब एल्केन ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, अब देख, इसलिए इसका आंसर ये है ना, देख कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अपना क्या एल्कीन है, ये अपना क्या सर एल्कीन है। इसमें जो ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक इसमें पाई बॉन्ड होगा। सर ये पाई बॉन्ड होता है ना, ये सर वीक होता है। ये क्या होता है सर, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है सर, ये आराम से टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, अपना वीक बॉन्ड होता है, तो ये आराम से टूट जाएगा। और अगर ये टूटा ना तो एक तरफ प्लस आएगा, एक तरफ माइनस आएगा, तो जो रिएजेंट है इसमें अटैक कर देंगे, मतलब ये जो एल्कीन है अपना, ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी ज्यादा कर देगा, तो स्टेबिलिटी इसकी कम होगी कि नहीं होगी, स्टेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी सर। कॉमन सेंस की बात है यार। वीक बॉन्ड लगा हुआ है एक, जो पाई बॉन्ड है ना वो वीक बॉन्ड है, मतलब आराम से टूट जाएगा, और टूट गया ना तो कहीं ना कहीं वहां पर रिएजेंट भी अटैक आराम से कर देंगे, मतलब वो रिएक्टिविटी शो करेगा तगड़ी। और रिएक्टिविटी की तो स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेशन है, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी कि नहीं घटेगी। इसलिए एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है, एल्केन से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एल्केन के पास तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, एल्केन के पास कोई वीक बॉन्ड है ही नहीं, एल्केन के पास तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं सर। समझ में आ गई बात। तो ये इसका कहीं ना कहीं आंसर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल डिटेल में अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाई एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्कीन होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देती है। अब वापस से वही आंसर है, देख इसका भी, ये अपना क्या है, ये अपना कहीं ना कहीं क्या एल्कीन है, ये अपना क्या सर एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन है, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कहीं ना कहीं क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड होगा, मैंने आपको बताया था पाई क्लाउड, और वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन लूजली अरेंज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है सर वहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। इधर कोई खड़ा इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ है जिसकी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने जो टॉपिक है वो आपको जीओसी में पढ़ा रखा है सर। इलेक्ट्रोफाइल की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल को
इलेक्ट्रोफाइल को तलाश है कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को ज्यादा मिल जाए, कहीं पे बहुत सारे मुझे इलेक्ट्रॉन दिख जाएं, तो वहां पर अटैक कर देगा सर, ये अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको माइनस चार्ज की तलाश है, तो ये कहीं देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिख जाए मुझे, तो मैं वहां पर अटैक कर दूंगा। तो यहाँ पर अपना जो पाई बॉन्ड है ना सर, वो तो वीक बॉन्ड है, वो टूटेगा तो कहीं ना कहीं पे या फिर इधर कहीं पे माइनस चार्ज आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वहां पर अटैक कर देगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वहां पर अटैक कर देगा। तो इसलिए जो एल्कीन होती है ना, वो क्या फेवर करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। क्योंकि जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा क्योंकि वीक बॉन्ड है, टूटेगा तो एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा, माइनस जिधर आएगा उधर वहां पर मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई वहां पर, और इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक कर देगा, चिपक जाएगा वहां पर। तो जो अपनी जो एल्कीन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या फेवर करती हैं सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वहीं अगर मैं तुमको बताऊं एल्काइन की बात, एल्काइन हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये अपना एल्काइन है सर, ठीक है, ये अपना एल्काइन है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें दो पाई बॉन्ड। अरे सर यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, मतलब जो वीक बॉन्ड है वहां पे यहाँ पर दो दो है, तो यहाँ पर वापस से इलेक्ट्रोफाइल इधर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ है, देख रहा है कि वीक बॉन्ड है, जैसे ही टूटेगा वैसे ही जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी चिपक जाऊंगा वहां पे। तो यहाँ पर भी अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फेवर होने वाली है कि नहीं होने वाली, यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, अपना लड़का जानता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होने वाली है सर, एल्कीन में एंड एल्काइन में। सर एल्केन में क्या हुआ, अरे भाई एल्केन में बताया तो था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्लियर हो गई बात, यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि एल्केन की बात करें तो क्या होने वाला है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्कीन की बात करें और एल्काइन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है सर, ये कहाँ पर देखने को मिलेगी अपनी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर अपनी चलने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख जैसे मैं बिल्कुल कम स्टेबल हूँ, बहुत गरीब हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि स्टेबल बन जाऊँ, मेरे पास भी मतलब अच्छा घर हो मेरा, अच्छा गाड़ी हो मेरे पास, तो कोई भी जो कम स्टेबल होता है वो ज्यादा स्टेबल बनना चाहता है कि नहीं चाहता। हम यहाँ पर एल्कीन टॉपिक पढ़ रहे हैं, एल्कीन के पास भी अंदर से उसकी ख्वाहिश है कि काश मैं भी ज्यादा स्टेबल होता, काश मैं भी एल्केन जैसा स्टेबल हो जाता, ठीक है, एल्केन जैसा मैं स्टेबल हो जाता। अरे मेरे भाई, तो कोई भी जब चाहता है ना कि कोई भी चाहता है कि मैं क्या कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाता। यहाँ देख ये जो अपने पास एल्कीन है, इसके पास ये जो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी ये चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं काश ऐसा हो जाता, क्योंकि ये अपना क्या सर एल्कीन है और ये अपना क्या कर सर एल्केन है, क्योंकि ये कम स्टेबल है, ये क्या सर कम स्टेबल है, और ये क्या सर ज्यादा स्टेबल है। तो जो एल्कीन है सामने देख रहा है कि एल्केन बैठा हुआ है वो ज्यादा स्टेबल है, मैं भी चाहता हूं कि एल्केन के जैसा स्टेबल हो जाऊं, तो इसने क्या किया, जो अपना पाई बॉन्ड है ना वो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होगा आराम से टूट जाएगा, एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आया और ये इस पे कहीं जुड़ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। समझ में आ गई बात। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा ना, तो ये भी तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो जो अपना इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इधर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, वो इसमें अटैक करेगा। जब बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा, तो जहाँ पर माइनस आया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा था वो अब सिंगल बॉन्ड हो गया ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया। तभी तो बोलते हैं कि जो एल्कीन है वो एल्केन होने की ख्वाहिश उसको थी, एल्केन होना चाहेंगे, इस चक्कर में उन्होंने अपना पाई बॉन्ड ही तोड़ दिया, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उन्होंने कौन सी रिएक्शन फेवर करी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ, हाउ एंड वाई एल्कीन्स चेंज इनटू एल्केन, एल्केन में कैसे चेंज होंगी और क्यों चेंज होंगी। सर इसलिए चेंज होंगी क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कैसे चेंज होंगी, तुमको पता है जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, उधर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, खेल खत्म। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेक्चर, और जो ये टॉपिक था, जो ये एनसीईआरटी का ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत बिल्कुल कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ था, इसको मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में बिल्कुल समझा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझा दिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक और बात रहती है, देखो ये जैसे मैं बात करूं कि C++C, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देख एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड ही होता है एक,
तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो इथीन है इसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। एक इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपने जो बताया ये अपना कहीं ना कहीं जो एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, इससे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये जो यहाँ पर कोलैटरल ओवरलैपिंग हुई यानी लेटरल ओवरलैपिंग हुई यानी साइडवेज ओवरलैपिंग हुई अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के बीच में, तो उससे क्या बन गया, अपना एक पाई बॉन्ड बन गया। तो सर एक पाई बॉन्ड तो हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड भी हो गया, बाकी 4 सिग्मा बॉन्ड कहाँ गए सर? बाकी 4 सिग्मा बॉन्ड कहाँ गए? बाकी 4 सिग्मा बॉन्ड कहाँ गए? अरे मेरे भाई ये भी तो देख, यहाँ 4 हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सॉरी, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सॉरी, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। और एस क्या होता है, अपना स्पेरिकल होता है। एस अपना स्पेरिकल होता है। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं सर? एस और पी के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होती है? ठीक है, सॉरी, एस और ये 3 का ही क्या ऑर्बिटल है? sp2 थे ना, ये 3 sp2 थे। यहाँ देख ध्यान से, ये sp2। तो यहाँ पर जो ये ओवरलैपिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है? s और sp2 के बीच में। यहाँ पर भी देख s और sp2 के बीच में, यहाँ पर भी देख s और sp2 के बीच में, s और sp2 के बीच में। तो यहाँ पर भी तो 4 वो बनेंगे ना, क्या सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड वो हुए, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बीच से बना। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड तुम्हें पता ही लग गया, जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है उनसे बन गया, उनके साइडवेज ओवरलैपिंग से बन गया। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये जो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड बना है, ये काहे से बना है? sp2 से बना है। समझ में आ गया ना? sp2, ये जो तीनों थे, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, उनसे बना है ये बीच वाला सिग्मा। और जो ये किनारे वाले सिग्मा बन रहे हैं, जो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बन रहे हैं, ये काहे से बन रहे हैं? जो हाइड्रोजन है वो तो s का है, s ऑर्बिटल, और जो ये इधर का ये कहीं ना कहीं कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो sp2s बोला जाएगा इसको, ठीक है, sp2s बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने तुमको जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसको भी अच्छे से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये वाला क्या होगा? sp2 और ये वाले जो सिग्मा बने हैं ये क्या होंगे? sp2s। समझ में आ गया बात? क्योंकि ये क्या अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये क्या अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते ही हो, ठीक है। अब देख, अब इसके बाद जो एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है ना, वो दे रखा है नोमेनक्लेचर। मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आइसोमेरिज्म दे रखा है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, सॉरी, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं आपको ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आपको इसकी खुद की रीडिंग करनी है, खुद से आपकी रीडिंग करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे आइसोमेरिज्म के बाद यहाँ पर दे रखा है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, फिर दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर दे रखी है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये मैंने अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। और इसी के साथ अपना एल्कीन का जो टॉपिक है वो भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लेक्चर में 3 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें अपन एल्काइन पढ़ने वाले हैं, और एक लेक्चर 3 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, जिसी के साथ अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल नीट 2025 के लिए पैक कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। नीट के 16 साल के क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व वीडियो दूंगा आपको, और वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करेंगे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। बाकी एनसीईआरटी का हमने एक एक शब्द लेके पढ़ रहे हैं, अगर आप साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ो ना तो आपको रियलाइज होगा, आपको समझ में आएगा कि सर ने एक भी शब्द नहीं छोड़ा है। और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आता था, पर मैं भी अब प्रो बन सकता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।